स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन टॉपिक, उसमें नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया और मादा जनन तंत्र टॉपिक वो चल रहा है। ठीक है, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय, क्वेश्चनों के जवाब देते जाओ मेरे साथ। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण, वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई शुक्र जनन नलिका, एंड्रोजन का संश्लेषण व स्त्रवण करने वाला लेडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका, परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देने वाला सर्टोली कोशिका, रक्त वृषण अवरोधक सर्टोली कोशिका, निषेचन का स्थल अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका का एम्पुला भाग। डन। फ्रक्टोज शर्करा का स्त्रवण, शुक्राशय द्वारा वीर्य का अधिक भाग बनाने वाली रचना शुक्राशय। क्लियर। वीर्य में मिलने वाला आयन कैल्शियम, सर्वाधिक आयन कैल्शियम। अगला स्टूडेंट, अगला गर्भाशय को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालना, हेस्ट्रेक्टोमी, शुक्रवाहिनी को काट देना, बांध देना। वैसेक्टोमी, अंडवाहिनी को काटना, बांधना। ट्यूबेक्टोमी, अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के समीप स्थित। इन्फंडिबुलम। डन। हाइमन झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति वर्जिनिटी कौमार्यता का घोतक नहीं है। क्लियर। श्योर, समझ में आ रहा है। अगला स्टूडेंट, इरेक्शन यानी उत्तेजना के समय पेनिस की पेशियां शिथिल। इरेक्शन ऑफ पेनिस, शिशन का उत्तेजना परानुकंपी तंत्र द्वारा। एक बार के स्खलन में शुक्राणु की संख्या 200 से 300 मिलियन। डन। क्लियर। श्योर। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। और ये शुक्राणु का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त होना, स्पर्मिएशन, शुक्राणु का वृषण से बाहर निकलना, सेमिनेशन, शुक्राणु का शरीर से बाहर निकलना, इजैकुलेशन, शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में प्रवाहित होना, इंसेमिनेशन। पूरा टॉपिक हमारा डन है स्टूडेंट, बहुत जोरदार याद है हमें। एक वृषण में वृषणीय पिंडकों की संख्या 250। क्लियर। इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण लड़के में कौन करता है? सर्टोली कोशिका। लेडिंग कोशिकाओं का नियंत्रण करने वाला हार्मोन एलएच। नर में सहायक ग्रंथियों में सहायक वाहिनियों के कार्य का नियमन टेस्टोस्टेरोन। डन। अब मादा जनन तंत्र में जो चीज बची है स्टूडेंट, वो बची है मादा में बाह्य जननांग। शुरू करो। तो मादा में बाह्य जननांग स्टूडेंट, उनके बारे में बात करेंगे हम। बाहर से दिखने वाली संरचना उसे बाह्य जननांग कहा जाता है। पुरुष में पेनिस है बाह्य जननांग, शिशन, पर मादा में स्टूडेंट कई रचनाएं मिलती है और वो मिलकर बाह्य जननांग बनाती है। इसलिए मादा में बाह्य जननांग को सम्मिलित रूप से वल्वा, भग कहते हैं। और उस वल्वा में स्टूडेंट 5 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा। श्योर। यस स्टूडेंट, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन झिल्ली, ये 5 रचनाएं जो है ये स्टूडेंट मादा में बाह्य जननांग बनाती है और बाहर से दिखाई देती है। डन। बोलिए हाँ, समझ में आई मेरी बात। तो ये हमने यहां तक का स्टूडेंट लिया। जरा अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मादा में स्टूडेंट बाह्य जननांग और उसके बारे में। तो मादा में बाह्य जननेंद्रिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को ये लीजिए और स्टार्ट।
मादा में बाह्य जनन अंगों को सम्मिलित रूप से वल्वा कहते हैं। इसमें स्टूडेंट किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन, 5 चीजें मिलकर इंक्लूड करा है स्टूडेंट। आज के बाद वेजाइना, योनि को बाह्य जननांगों में सम्मिलित नहीं किया जाता। जी हाँ, योनि नहीं। जान करके क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन मादा बाह्य जननांग नहीं है? तो मादा बाह्य जननांग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 हैं और वो है स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन नाम की पतली झिल्ली, जो कि योनि द्वार को आंशिक रूप से आच्छादित करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड का नाम था मॉन्स प्यूबिस। स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस वसीय ऊतक का जमाव होता है। स्टूडेंट यहाँ हमारे पेल्विक गर्डल होती है। पेल्विक गर्डल के दोनों अर्धांश अधर सतह पर आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के संधि से जुड़े होते हैं। उपास्थि होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जी हाँ, और वो इस जगह पर होती है। यहाँ उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर फीमेल में प्यूबर्टी अवस्था आने पर, प्यूबर्टी वयस्का अवस्था आने पर फीमेल में वहाँ वसीय ऊतक का जमाव हो जाता है और फिर वो त्वचा से आवृत होती है और उसके ऊपर स्टूडेंट रोम यानी हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर। तब उस फूली हुई रचना को, उस उभरी हुई रचना को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस सबसे पहला भाग हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर का, और ये वसीय ऊतक का जमाव है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस स्टूडेंट के ऊपर उपस्थित होती है, जो त्वचा तथा प्यूबिक हेयर से आवृत होता है। डबल स्टार। जी हाँ स्टूडेंट, मॉन्स प्यूबिस इस तरीके से। और स्टूडेंट आइए मैं अब आपको एक एक करके पूरा बताता हूँ। ये डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले ये मॉन्स प्यूबिस है स्टूडेंट, ये इस जगह पे फूली हुई रचना प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जिस पर वसीय ऊतक का जमाव हो गया है, या ये, और स्टूडेंट इस पर ऐसे हेयर निकल रहे हैं, ये प्यूबिक हेयर है, ये दिस वन प्यूबिक हेयर। जोरदार पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आपके बैच को ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये प्यूबिक हेयर है, जब इस पर ये पहली रचना है मॉन्स प्यूबिस, वसीय ऊतक का जमाव। फिर उसके नीचे 2 जोड़ी त्वचीय वलन होते हैं स्टूडेंट। फीमेल में बाह्य जननांगों के रूप में 2 जोड़ी त्वचीय वलन है। सबसे पहले एक जोड़ी त्वचीय वलन बाहर की तरफ होते हैं, ये दिख रहे वो त्वचीय वलन, या और इन्हें लेबिया मेजोरा कहा जाता है। फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा कहलाता है स्टूडेंट, और उसमें 5 टॉपिक आते हैं। मॉन्स प्यूबिस 1, लेबिया मेजोरा 2, लेबिया माइनोरा 3, क्लाइटोरिस 4 और हाइमन नाम की झिल्ली 5। ये पांचों रचनाएं बाहर से दिखती है किसी भी लड़की में स्टूडेंट या मादा में। अब उसमें मॉन्स प्यूबिस के नीचे एक जोड़ी बड़े त्वचीय वलन होते हैं स्टूडेंट, ये लेबिया। होठों के समान रचना के कारण स्टूडेंट होठ इस तरीके से होते हैं हमारे अनुप्रस्थ, और अगर उनको वर्टिकल कर दे तो वो लेबिया मेजोरा बनेगा। लेबिया वर्ड होठों से आया, या बड़े हैं इसलिए मेजोरा, छोटे होते तो माइनोरा। 2 जोड़ी त्वचीय वलन लेबिया मेजोरा बाहर की तरफ होते हैं, मॉन्स प्यूबिस के नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। बहुत बड़े होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, मोटे होते हैं, वसीय ऊतक इनमें भरा होता है, वसा भरी होती है और इनपे भी हेयर पाए जाते हैं स्टूडेंट। ये प्यूबिक हेयर, या यानी फीमेल में, मादा में प्यूबिक हेयर 2 स्थानों पर है, एक मॉन्स प्यूबिस पर, एक लेबिया मेजोरा पे। बोलो डन। श्योर स्टूडेंट, आगे बढ़ूंगा आपको। अब स्टूडेंट ये लेबिया मेजोरा, ये रहा लेबिया मेजोरा, दोनों लेबिया मेजोरा अंदर की तरफ स्टूडेंट एक जोड़ी त्वचीय वलन होता है, या उससे, और ये लेबिया मेजोरा अंदर की तरफ, इसे लेबिया माइनोरा कहते हैं एक जोड़ी त्वचीय वलन को। डबल स्टार, ये एक जोड़ी। तो दोनों स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा। ये देखिए आप, लेबिया माइनोरा का ऊपरी संधि स्थल ये, लेकिन नीचे का भाग पूरा फ्यूज संयुक्त हो जाता है। इस नीचे के संयुक्त भाग को जो होता है स्टूडेंट, इसे फॉर्चेट के नाम से बुलाया जाता है। डबल स्टार। लेबिया माइनोरा का नीचे वाला स्थल पूरी तरह समेकित हो जाता है, हाँ, और उसे फॉर्चेट के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार हो गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 जोड़ी त्वचीय वलन हो गए, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये मोटे हैं, ये पतले हैं स्टूडेंट। श्योर स्टूडेंट, इनमें वसा का जमाव है, इनमें बहुत कम मात्रा में वसा है, इनमें हेयर उपस्थित है, इनमें नहीं पाए जाते हेयर स्टूडेंट। डबल स्टार। ये 2 हो गए स्टूडेंट। श्योर, यहाँ तक का। अब आइए एक बात बताता हूँ। यस स्टूडेंट, ये लेबिया माइनोरा जो है स्टूडेंट, इसके ऊपरी संधि स्थल पर स्टूडेंट, एक बात और कि लेबिया माइनोरा के बीच में ऐसे कक्ष होता है स्टूडेंट, या एक कक्ष होता है, इस कक्ष को वेस्टिब्यूल बुलाया जाता है।
वेस्टिबुलर चैम्बर, और इस कक्ष में पाए जाते हैं छिद्र स्टूडेंट। हाँ, ऊपर की तरफ एक छोटा रंध्र होता है, छिद्र, जो यूरिथ्रल ओरिफिस कहलाता है, मूत्र का छिद्र होता है। इसे हिंदी में मूत्र छिद्र कहा जाता है। फीमेल में उत्सर्जित तंत्र का छिद्र है, यहाँ से यूरिन निकलता है, मूत्र निकलता है स्टूडेंट। उसके नीचे बड़ा छिद्र होता है, ये रहा, ये बड़ा छिद्र स्टूडेंट, दिस वन, ये बड़ा छिद्र, ये छोटा छिद्र, ये बड़ा छिद्र स्टूडेंट वेजाइनल योनि द्वार कहलाता है, योनि का छिद्र होता है। यस स्टूडेंट, ये जनन तंत्र है, योनि छिद्र, इसी से शिशु जन्म के समय बच्चा बाहर निकलता है। सेक्स के लिंग के समय स्टूडेंट इसी में शिशन जाता है अंदर स्टूडेंट, जोरदार। और एक और बात, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आर्तरो चक्र जिसमें खून निकलता है, उसमें फीमेल में चक्र जो है उस वो द्रव इसी से निकलता है स्टूडेंट। तो दो छिद्र पाए जाते हैं इस वेस्टिब्यूल वाले जोन में अभी तक। एक ऊपर वाला छोटा छिद्र मूत्र छिद्र होता है, नीचे वाला बड़ा छिद्र योनि छिद्र होता है। इसी योनि छिद्र पर स्टूडेंट हाइमन नाम की झिल्ली होती है, ये जो दिखाई दे रही है हाइमन झिल्ली स्टूडेंट, या जोरदार। इसी योनि छिद्र पर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट ये रही, और इसको हाइमन नाम की झिल्ली बुलाया जाता है। ये लेबिया माइनोरा है स्टूडेंट। तो आज के बाद हमें क्या क्या दिख गया, मॉन्स प्यूबिस दिख गया, लेबिया मेजोरा दिख गया, लेबिया माइनोरा हो गया, और हाइमन झिल्ली हो गई। डन, क्लियर। अब स्टूडेंट एक और बात बताता हूं, यस, मूत्र छिद्र के ऊपर, ठीक ऊपर स्टूडेंट, लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि स्थल पर एक छड़ समान रचना पाई जाती है, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। ये रहे वो छड़ समान रचना, ये छोटी छड़ समान रचना, और इस छोटी छड़ समान रचना को स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा, इस छोटी छड़ समान रचना को स्टूडेंट क्लाइटोरिस के नाम से बुलाया जाता है। ये रही क्लाइटोरिस, डबल स्टार। अगला क्लाइटोरिस, छोटी छड़ समान रचना है। पहले इसकी हम स्थिति देखते कहां पर पाई जाती है। यह लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि स्थल पर मूत्र छिद्र के ठीक ऊपर स्थित होती है। डबल स्टार, बोलो हाँ या ना स्टूडेंट, शानदार समझ में आया होगा। तो यह है क्लाइटोरिस स्टूडेंट। क्लाइटोरिस छोटी छड़ समान रचना होती है, ये स्टूडेंट, ये रही। तो क्लाइटोरिस ये रहा, और ये इस जगह पे दोबारा बोलना चाहूंगा, फिर सपोर्ट करना आप स्टूडेंट। क्लाइटोरिस छड़ समान रचना होती है। ये स्टूडेंट उत्तेजना के समय, फीमेल जब उत्तेजित होती है, लैंगिक क्रिया के दौरान फीमेल जब उत्तेजित होती है स्टूडेंट, उस समय ये क्लाइटोरिस जो होती है ये हार्ड हो जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, उत्थानशील ऊतक की बनी हुई, ये भी यही केस जो है कैरेक्टर लक्षण तो स्टूडेंट पुरुष में पेनिस में पाए जाते हैं। पेनिस भी उत्तेजन क्रिया के दौरान जो होता है स्टूडेंट, थोड़ी सी उसकी लंबाई बढ़ जाती है और हार्ड हो जाता है, ऐसे इसमें भी स्टूडेंट ऐसा होता है। तो क्लाइटोरिस जो छड़ समान संरचना है, इसे पुरुष के पेनिस के समान माना जाता है। डबल स्टार, नर के शीशन के समान रचना है क्लाइटोरिस स्टूडेंट। और लेबिया मेजोरा इतने बड़े होते हैं जो पूरे द्वार को ढकने का काम करते हैं, जैसे कि पुरुष में स्कॉटम वृषण कोश, इसलिए लेबिया मेजोरा को नर के वृषण कोश के समान माना जाता है स्टूडेंट। जोरदार टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। ये पूरी रचना जो आपको मैंने बताई, एक बार मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ये पूरा टॉपिक स्टूडेंट देखिएगा। डबल स्टार स्टूडेंट, यहाँ से लेके अंत तक का ये है बाह्य जननांग मादा का, और मादा का बाह्य जननांग में जो जो रचनाएं दिखेगी वो ये रही। एक स्टूडेंट मॉन्स प्यूबिस, दो लेबिया मेजोरा, तीन लेबिया माइनोरा, चार क्लाइटोरिस, पांच हाइमन झिल्ली स्टूडेंट, ये सब है स्टूडेंट। डबल स्टार, तो दोबारा लेबिया माइनोरा के बीच में दरार रूपी छिद्र होता है, उसे वेस्टिब्यूल चैम्बर कहा जाता है। उसमें ऊपर छोटा छिद्र मूत्र छिद्र, नीचे बड़ा छिद्र योनि छिद्र होता है। एक चीज और बताता हूँ आपको, योनि छिद्र के पास में स्टूडेंट दो रंध्र और पाए जाते हैं, ये रहे, और वो रंध्र स्टूडेंट बर्थोलिन ग्रंथि के द्वार होते हैं, बर्थोलिन ग्रंथि के छिद्र होते हैं। मादा में सहायक ग्रंथि का नाम स्टूडेंट डबल स्टार बर्थोलिन ग्रंथि होता है, या पुरुष में सहायक ग्रंथियां 3 होती है, पर मादा में एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि होती है जो मादा की सहायक ग्रंथि है, और इसके द्वार यहाँ पर योनि द्वार के पास होते हैं स्टूडेंट। बर्थोलिन ग्रंथि से क्षारीय तरल स्रावित होता है। डबल स्टार, बर्थोलिन ग्रंथि से क्षारीय तरल स्रावित होता है स्टूडेंट, और वो क्षारीय तरल देखिएगा इधर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि योनि की पीएच अम्लीय होती है। मैंने आपको यह भी कहा था कि शुक्राणु अम्लीय माध्यम में बच नहीं पाते, मर जाते हैं। तो अगर जब पुरुष के द्वारा वीर्य को योनि में डाल दिया जाएगा
जिस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं, वीर्य सेचन, तो स्टूडेंट उस अवस्था में तो शुक्राणु योनि में मर जाएंगे फिर, क्योंकि योनि की पीएच तो अम्लीय है। या श्योर, तो फिर क्या किया जाए, इस काम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बर्थोलिन ग्रंथि का स्त्राव। बर्थोलिन ग्रंथि का क्षारीय स्त्राव स्टूडेंट योनि के अंदर मौजूद अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देता है। पुरुष में मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती है काउपर ग्रंथि, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, और मादा में योनि की अम्लीयता को समाप्त करती है बर्थोलिन ग्रंथि। तो पुरुष की काउपर ग्रंथि मादा की बर्थोलिन ग्रंथि के समान, पुरुष में पेनिस तो मादा में क्लाइटोरिस के समान, मादा में लेबिया मेजोरा पुरुष के वृषण कोश के समान। डन। तो हमने टॉपिक पढ़ा बाह्य जननांग मादा में जो 5 चीजों से मिलकर बना है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन नामक झिल्ली। हाइमन झिल्ली योनि द्वार को आच्छित करती है। हाइमन झिल्ली स्टूडेंट प्रथम सहवास के दौरान शिशन के प्रवेश करने पर जनरली टूट जाती है। शॉक, हाइमन झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति कॉमन रहता है, यानी वर्जिनिटी का घोतक नहीं है। डन। ये तैयार स्टूडेंट। तो हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े, अब इसको थ्योरी में ले लेते हैं। बाह्य जननांग स्टूडेंट ये रहा। अब उसमें पहला मॉन्स प्यूबिस, यह वसीय ऊतक का जमाव है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर उपस्थित होता है, जो त्वचा व प्यूबिक हेयर से आवृत होता है। डन। सेकंड, लेबिया मेजोरा स्टूडेंट, अगला टॉपिक आया। यह एक जोड़ी बाहरी मोटे त्वचीय वलन है जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर फैले होते हैं। यह वेजाइना के छिद्र को आवृत करते हैं। इन्हें नर के वृषण कोश के समान मानते हैं। यह वसा कोमा हेयर युक्त यानी रोम युक्त होते हैं, मोटे हैं, बाहरी हैं, श्योर स्टूडेंट, बड़े हैं, वसा युक्त हैं, बाल रोम पाए जाते हैं इनके ऊपर। यह लेबिया मेजोरा। अगला आया स्टूडेंट लेबिया माइनोरा, यह तीसरा नंबर। यह भी एक जोड़ी है, छोटे हैं, पतले हैं, त्वचीय वलन है जो लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। इनमें हेयर नहीं होते हैं स्टूडेंट, बहुत कम वसा होती है, वसा भी नगण्य मात्रा में। श्योर, हटा दो। नंबर 4 अब आया क्लाइटोरिस स्टूडेंट। क्लाइटोरिस स्टूडेंट यह छोटी छड़ नुमा रचना है। श्योर, यह लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि स्थल पर, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन जरूर पूछा जाता है, मूत्र छिद्र के ऊपर स्थित होती है। इसे नर के शिशन के समान मानते हैं। इसमें 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती है। याद करो, शिशन में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम था। डन था। इसमें स्पॉन्जियोसम नहीं है, इसमें 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। इसमें से कोई मूत्र मार्ग नहीं गुजरेगा। क्लाइटोरिस छड़ रूपी रचना। 5वें नंबर यह स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट एक बात बताता हूँ, वेस्टिब्यूल यह कक्ष है जिसमें निम्न छिद्र उपस्थित होते हैं। पहला मूत्र छिद्र, छोटा ऊपरी द्वार, योनि छिद्र और फिर बर्थोलिन ग्रंथि के छिद्र। मादा में वेजाइना के आसपास एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि होती है। बर्थोलिन ग्रंथि स्टूडेंट या इसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं स्टूडेंट। बर्थोलिन ग्रंथि का दूसरा नाम, यह मादा की सहायक ग्रंथि है। इसका क्षारीय तरल योनि मार्ग की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। यह क्षारीय तरल स्रावित करती है जो योनि की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। इसीलिए बर्थोलिन ग्रंथि को नर की काउपर ग्रंथि के समान मानते हैं। डबल स्टार। ये यानी अगर बात करें तो इधर मेल यानी कि नर, इधर फीमेल। ये और अगर बात करें तो इधर मेल में अगर पेनिस है तो उसके समान क्लाइटोरिस मानते हैं फीमेल में। श्योर। अगर बात करें स्टूडेंट की नर में अगर काउपर ग्रंथि है ना, तो फीमेल में बार्थोलिन ग्रंथि है। चलो साहब, बार्थोलिन ग्लैंड। अगर इधर बात है स्कॉर्टम है, वृषण कोश स्टूडेंट, तो इधर मानेंगे तो लेबिया मेजोरा बोलना पड़ेगा। ये लो साहब, डन। तो हमारे पास एक जोरदार काम की चीज आ गई स्टूडेंट। हमने एक बढ़िया टेबल में इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर ली स्टूडेंट। ये लीजिए, श्योर, मेल और फीमेल में और क्या। तो ये पढ़ा है साहब आपको मैंने बाह्य जननांग मादा में। तो मादा में बाह्य जननांग कैसे होता है, क्या क्या वो तैयार।
वेजाइना योनि जिसे कहते हैं बाह्य जननांग का भाग नहीं है। डन। योनि की अम्लीयता समाप्त करेगा बार्थोलिन ग्रंथि का स्राव। नर में मूत्र मार्ग की अम्लीयता समाप्त करेगा बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव। पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए जिम्मेदार ग्रंथि बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि। सर्वाधिक वीर्य का भाग बनाने वाली ग्रंथि शुक्राशय ग्रंथि। स्कंदित वीर्य को तरल करने वाली ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि। डबल स्टार। श्योर? तो हमने पूरा पढ़ लिया स्टूडेंट, ठीक है, यहां तक का। तो बाह्य जननांग भी कंप्लीट होता है मादा के अंदर स्टूडेंट। अब एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक टॉपिक और है स्टूडेंट, और वो है मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। तो अब इस टॉपिक को अब हम लेते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट, स्तन, वो ब्रेस्ट जो है स्टूडेंट वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है मादा में, जो प्यूबर्टी अवस्था में ही आता है। श्योर? ये मुझे आपको बताना था स्टूडेंट। ये जन्म से कभी भी किसी लड़की के अंदर स्टूडेंट ब्रेस्ट नहीं होते। हाँ, मेमोरी ग्लैंड मैमल्स का लक्षण है स्टूडेंट, स्तनधारी का लक्षण है, इसके अलावा किसी में नहीं। दूध का संश्लेषण और स्त्रवण करना मेमोरी ग्लैंड का कार्य है। परिवर्तनशील जो बच्चा होता है उसके विकास हेतु दूध का स्त्रवण किया जाता है, और यह लक्षण केवल स्तनधारी का है स्टूडेंट। स्तनधारी के अलावा चाहे पक्षी हो, चाहे सांप हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मेढक हो, कोई में भी स्तन ग्रंथि नहीं होती है और कोई भी दूध का संश्लेषण व स्त्रवण नहीं करता। शरीर में दो मुख्य प्रकार की त्वचा में ग्रंथियां होती है, एक श्वेत ग्रंथि होती है पसीने वाली, और एक तेल ग्रंथि होती है। बाकी ग्रंथियां उनके रूपांतरण से बनती है। श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण से स्तन ग्रंथि बनती है। स्तन ग्रंथि स्टूडेंट वक्षी क्षेत्र में स्थित होती है, अधर सतह पर वक्ष में पाई जाती है, थोरैक्स में, यहाँ इस जगह। और श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण, स्तन ग्रंथि केवल स्तनधारी का लक्षण है स्टूडेंट, जो दूध का संश्लेषण व स्त्रवण करती है। जन्म के समय लड़का और लड़की दोनों में समान स्तन ग्रंथि होती है, लेकिन प्यूबर्टी स्टेज आने पर हार्मोन की उपस्थिति के कारण लड़कियों में स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है और वो ब्रेस्ट बन जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। डन 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 स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, लड़की के अंदर दो हार्मोन आते हैं, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों मादा लैंगिक हार्मोन के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे लड़के का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ऐसे लड़की के दो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों हार्मोन स्तन ग्रंथियों का विकास करने का काम करते हैं स्टूडेंट। डबल स्टार को लगाओ। जी हाँ, ये स्तन ग्रंथि के अंदर नलिकाओं की संख्या और एल्वेलाई यानी कूपिकाओं की संख्या बढ़ाते हैं। एक ब्रेस्ट में, एक स्तन ग्रंथि में बहुत सारी नलिकाएं और बहुत सारी कूपिकाएं एल्वेलाई होती है, इसीलिए स्तन ग्रंथि को संरचना के आधार पर संयुक्त कूपिकाकार नलिकाकार ग्रंथि माना जाता है। डबल स्टार। और इसमें नलिकाएं और कूपिकाएं हार्मोन की वजह से बढ़ती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन लड़के में नहीं आते हैं, इसलिए स्तन ग्रंथियों का विकास लड़के में प्यूबर्टी स्टेज पर नहीं होता। लड़के में वही स्तन ग्रंथि रहती है जो जन्म के समय थी। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो मेमोरी ग्लैंड्स हमारा टॉपिक स्तन ग्रंथि। पहला स्टार स्तन ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है, दूसरा स्टार स्तन ग्रंथि केवल स्तनधारी का अभिलाक्षणिक गुण है, तीसरा स्टार स्तन ग्रंथि संरचना में संयुक्त कूपिकाकार नलिकाकार ग्रंथि है, चौथा स्टार स्तन ग्रंथि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो प्यूबर्टी स्टेज पर आती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तन ग्रंथि के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं स्टूडेंट स्तन ग्रंथि के आकार के लिए, उसमें नलिकाओं और कूपिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जब फीमेल गर्भवती होती है तो गर्भावस्था के दौरान एक हार्मोन और आता है, वो है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथि में दूध का संश्लेषण करवाता है। दूध का निर्माण संश्लेषण करवाना ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की जिम्मेदारी है। और जब तक वो हार्मोन नहीं आएगा स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण नहीं होगा।
और वह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान ही आता है, यानी सामान्य फीमेल के अंदर, सामान्य लड़की में स्तन ग्रंथि में दूध का संश्लेषण और स्त्रवण नहीं होता, क्योंकि दूध के निर्माण हेतु प्रोलैक्टिन चाहिए जो गर्भावस्था में आता है। और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो स्तन ग्रंथि पर एक चौथा हार्मोन आता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, जो दूध निष्कासन करवाता है, मिल्क इजेक्शन, निष्कासन कराने वाला हार्मोन। तो स्तन ग्रंथि पर कुल 4 हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों स्तन ग्रंथि का विकास करवाते हैं। उसके बाद प्रोलैक्टिन, ये स्तन ग्रंथि में दूध संश्लेषण करवाता है, और इसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये दूध का निष्कासन करवाता है। हाँ या ना? डबल स्टार। तो स्तन ग्रंथि टॉपिक, मैमरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट, और अब हम स्तन ग्रंथि की संरचना भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट जिसे कहा जाता है स्टूडेंट। उससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स। पहला स्टार स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्तन ग्रंथि केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। मैमल्स का अभिलाक्षणिक गुण है डबल स्टार, या यह श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। यह हमारा पहला स्टार फ्री हुआ। दूसरा स्टार, स्तन ग्रंथि संयुक्त नलिकाकार कूपिकाकार ग्रंथि होती है, कंपाउंड। यस स्टूडेंट, क्लियर? यहां तक का मुझे लग रहा है पूरा डन। एनी प्रॉब्लम? स्तन ग्रंथि पे 4 हार्मोन काम करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? इस बात को भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, मैमरी ग्लैंड पर निम्न हार्मोन काम करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये स्तन ग्रंथि का विकास करते हैं, डेवलपमेंट। प्यूबर्टी स्टेज आने पे लड़की में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, स्तनों का विकास होता है, वो ये दोनों हार्मोन की वजह से। प्रोलैक्टिन ये दूध का संश्लेषण करवाता है गर्भावस्था में, और ऑक्सीटोसिन दूध का निष्कासन करवाता है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ ही टॉपिक। बच्चे के पैदा होने के बाद लगभग 5 से 6 महीने तक लैक्टेशन पीरियड चलता है, दुग्ध काल जिसे कहते हैं, जिसमें माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और उस समय स्तन ग्रंथि पर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन खूब आते हैं, इसलिए दूध का निर्माण होता है। उस दुग्ध काल के प्रारंभिक समय में स्टूडेंट, बच्चा पैदा होने के कुछ दिनों तक स्टूडेंट, मैमरी ग्लैंड से गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन होते हैं और एंटीबॉडीज होती है, जो बच्चे के विकास के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, जो कि एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, नेचुरल इम्यूनिटी दी गई है बच्चे को। जी हाँ, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राकृतिक अर्जित प्रतिरक्षा का बेस्ट उदाहरण है कोलेस्ट्रम। उस दूध में एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी हमारे में 5 होती है स्टूडेंट, उनमें से IgA एंटीबॉडी स्त्रावी एंटीबॉडी कहलाती है, जो दूध में आंसू में इनमें पाई जाती है स्टूडेंट। तो वो IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में खूब होती है। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? दुग्ध काल में प्रारंभिक दिनों में आने वाला गाढ़ा पीला दूध जो स्तनों से निकलता है, जो बच्चे की प्रतिरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दुग्ध काल के प्रारंभ में कुछ दिनों में गाढ़ा पीला दूध आता है, निकलता है, जिसे कोलेस्ट्रम, जी हाँ स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और ये कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त उच्च एंटीबॉडीज युक्त होता है, IgA एंटीबॉडी। यह जोरदार टॉपिक श्योर। और अब हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट की संरचना स्टूडेंट। स्टार्ट करें। मैमरी ग्लैंड शरीर के आधार सतह पर वक्ष पर स्थित होती है। मैमरी ग्लैंड त्वचा का उपहार है स्टूडेंट, त्वची वलन है। ब्रेस्ट में 2 चीज होती है, एक वसीय ऊतक होता है और एक ग्रंथिल ऊतक होता है। स्तन ग्रंथियों में वसीय ऊतक होता है, ग्रंथिल ऊतक होता है, वसा की मात्रा और ग्रंथि। श्योर? क्लियर? वसा की मात्रा जो होती है स्टूडेंट, वो वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील, भिन्न भिन्न, लेकिन ग्रंथिल ऊतक समान होता है लगभग सभी ब्रेस्ट में। और वसा की मात्रा भिन्न होने के कारण ही स्तनों का आकार अलग अलग होता है फीमेल के अंदर। किसी फीमेल में स्तनों का आकार कम, किसी में स्तन का आकार ज्यादा, तो उसका रीजन है वसा की मात्रा। प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 पिंड होते हैं स्टूडेंट, मेमोरी लोब्स। ध्यान से देखिएगा एक ब्रेस्ट में कैसे क्या उसकी संरचना, अब आपको मैं अच्छी तरीके से तैयार करवा देता हूं। एक ब्रेस्ट की संरचना दे रहा हूं। छाती वाले भाग में ब्रेस्ट पाया जाता है, यहाँ पर पसलियां होती है स्टूडेंट, पसलियों के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो श्वसन में सहायक होती है, हर 2 पसली के बीच में। पसलियों के ऊपर स्टूडेंट पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल होती है। श्योर? ये तो देखिएगा
सेक्शन काटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये रिब्स है स्टूडेंट, पसलियां, एक पसली, दूसरी पसली, तीसरी पसली, हर दो पसली के बीच में इंटरकोस्टल मसल है स्टूडेंट, ये इंटरकोस्टल मसल स्टूडेंट। और उसके बाद आती है पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल, हमारे वक्षी भाग में छाती में एक मसल होती है या पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल। अब उस पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल के ऊपर जो त्वचा है वो उभार बनाती है, तब ब्रेस्ट बनते हैं। ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स होते हैं, पिंड स्टूडेंट। ये रहा, ये एक लोब स्टूडेंट, ये देखिए ये त्वची वलन निकला, ये रहा त्वची वलन डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, ये रहा ये त्वची वलन, दिस वन, ये त्वची वलन, ये लीजिए स्टूडेंट। और त्वची वलन है, और त्वची वलन में स्टूडेंट ये 15 से 20 लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स। सबका ध्यान चाहिए मुझे, ये लोब, ये एक लोब स्टूडेंट, ये दूसरा लोब स्टूडेंट, या ऐसे 15 से 20 लोब्स है, और लोब्स का नाम होता है मेमोरी लोब्स स्टूडेंट। मेमोरी लोब्स पहला टॉपिक हमारा, और इनकी संख्या कोई पूछे तो 15 से लेकर 20 स्टूडेंट मेमोरी लोब्स होते हैं। स्तनीय पिंड और मेमोरी लोब्स आपस में वसीय ऊतक से पृथक होते हैं, ये वसीय ऊतक, या ये वसीय ऊतक। त्वची वलन बाहर निकल कर आया जिसने स्तनों का निर्माण करा, उस त्वची वलन के पीछे वसा की मात्रा होती है, फैट अमाउंट, और अंदर 15 से 20 पिंड होते हैं डल, और ये पिंड आपस में पृथक होते हैं वसीय ऊतक द्वारा, ये वसीय ऊतक। अब प्रत्येक पिंड के अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं होती है, एल्वेलाई, मेमोरी एल्वेलाई, और मेमोरी एल्वेलाई जो होती है वो दुग्ध संश्लेषण और स्त्रवण कोशिकाओं से रेखित होती है। ये रही एल्वेलाई, दिस वन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ बता रहा हूं, ये एक निकल रही है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मेमोरी एल्वेलाई। ये कूपिका जो भीतर रेखित होती है, दुग्ध संश्लेषण कोशिकाओं से रेखित होती है, डबल स्टार, मेमोरी एल्वेलाई, श्योर मेमोरी एल्वेलाई स्टूडेंट, ये रहा। और ये मेमोरी लोब्स स्टूडेंट, मेमोरी एल्वेलाई में ही दूध का निर्माण होता है, दूध को यहाँ मेमोरी एल्वेलाई की गुहा में भर दिया जाता है। प्रत्येक मेमोरी एल्वेलाई से एक नली निकलती है दूध को लेकर, ये रही वो नली, और उस नली का नाम होता है मेमोरी ट्यूब्यूल, डबल स्टार, मेमोरी ट्यूब्यूल स्टूडेंट, जो दूध को लेके बाहर आई है स्टूडेंट, ये रही मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। आसपास की मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में समेकित होकर एक नली बनाती है जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं, ये रही वो मेमोरी डक्ट स्टूडेंट, ये मेमोरी ट्यूब्यूल, इस मेमोरी डक्ट में, ये मेमोरी डक्ट। तो स्टूडेंट दूध का संश्लेषण मेमोरी एल्वेलाई में हुआ, वहां से वो मेमोरी ट्यूब्यूल में आया, मेमोरी ट्यूब्यूल से स्टूडेंट मेमोरी डक्ट आई, और सारी मेमोरी डक्ट एक चौड़ी थैली में खुलती है, एक चौड़े से अवकाश में खुलती है, जिसे मेमोरी एम्पुला कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ये चौड़ा अवकाश, ये रहा ये चौड़ा अवकाश, और इसी चौड़ा अवकाश में सारी मेमोरी डक्ट खुली है, चौड़ा अवकाश का नाम मेमोरी एम्पुला रखा जाता है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, श्योर, ये मेमोरी एम्पुला, और ये मेमोरी एम्पुला से एक ट्यूब निकलती है, एक नलिका निकलती है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, ये लैक्टिफेरस डक्ट है स्टूडेंट, ये आ रही लैक्टिफेरस डक्ट जो कि मेमोरी लोब से बाहर आ गई है दूध को लेकर, ये दूध को लेकर बाहर आ गई। एक पिंड से एक लैक्टिफेरस डक्ट बाहर निकलती है, एक स्तन में 15 से 20 पिंड होते हैं, स्तनीय पिंड होते हैं, और प्रत्येक से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है, तो एक स्तन में 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती है। जोरदार, ये इसकी लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट, श्योर। यानी दूध के बारे में देखिए स्टूडेंट, दूध का मार्ग अगर पूछा जाए तो मेमोरी एल्वेलाई में दूध बना, वहां से मेमोरी ट्यूब्यूल में आया, फिर मेमोरी डक्ट में आया, फिर मेमोरी एम्पुला में आया, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में आया, और वो पिंड से दूध को बाहर लेकर आ गई। स्टूडेंट सारी की सारी लैक्टिफेरस डक्ट स्तन के शीर्ष पर एक रचना होती है स्टूडेंट, त्वची उभार होता है, उसे निप्पल के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, निप्पल, ये स्तन के शीर्ष पर उभार, ये रहा दिस वन, और इस निप्पल पर जाके सभी लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है। निप्पल एक त्वचीय उभार है, निप्पल पे 15 से 20 छिद्र खुलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट के, सब पृथक पृथक छिद्र से खुलती है। या निप्पल के चारों तरफ एक स्टूडेंट एक गहरा वर्णकी क्षेत्र होता है जिसे एरियोला कहा जाता है, गहरा वर्णकी क्षेत्र एरियोला पाया जाता है निप्पल के चारों तरफ स्टूडेंट। जोरदार, या
निप्पल एक बहुत छिद्रित रचना है, त्वचीय वलन है, इस पे 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है और यहीं से दूध बाहर निकलता है। स्टूडेंट, जब बच्चा निप्पल्स को सक करता है, यस, जब बच्चा निप्पल को स्टूडेंट चषक पंप की तरह यानी चूसता है, सक करता है, तब जो है हार्मोन आता है और उसकी वजह से दूध बाहर निकलता है। यह कुछ पॉइंट्स और ये कुछ बातें। तो मेमोरी ग्लैंड की संरचना, स्तनों की संरचना क्लियर। एक बार और, स्तन ग्रंथिलूतक और वसीय ऊतक से मिलकर बना होता है। ग्रंथिलूतक में 15 से 20 पिंड होते हैं। हाँ, ये रहा, और ये पिंड आपस में वसीय ऊतक से पृथक होते हैं। प्रत्येक पिंड में अनेक मेमोरी एल्वेलाई होती है। प्रत्येक एल्वेलाई दुग्ध संश्लेषण कोशिका से रेखित होती है। दूध मेमोरी एल्वेलाई की गुहा में संग्रहित होता है। मेमोरी एल्वेलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल दूध को लेके बाहर आती है। अनेक मेमोरी ट्यूब्यूल समेकित होकर मेमोरी डक्ट बनाती है। ऐसी मेमोरी डक्ट, सभी मेमोरी डक्ट एक चौड़े भाग मेमोरी एम्पुला में दूध डालती है। मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट बाहर आती है। तो प्रत्येक पिंड से एक लैक्टिफेरस डक्ट आती है। 15-20 पिंड है तो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट हुई। सभी लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल पर खुलती है पृथक पृथक छिद्र से, और इस तरीके से दूध का मार्ग हो गया। तो अगर मिल्क का पाथ पूछा जाए तो ये रहा, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल्स। डन। यह स्टूडेंट टॉपिक तो देखिएगा जरा स्टार्ट। यहां तक हमारा स्तन ग्रंथि 15 से 20 पिंडों की बनी होती है, जिन्हें स्तन पालियां मेमोरी लोब्स कहते हैं। स्तन पालियां वसीय ऊतक द्वारा पृथक होती है। डबल स्टार। क्लियर। प्रत्येक लोब में कई एल्वेलाई होती है, या जो स्तन ग्रंथियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जी स्टूडेंट, मेमोरी ग्लैंड की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मेमोरी एल्वेलाई। मेमोरी एल्वेलाई में ही दुग्ध संश्लेषण कोशिका होती है। इस कोशिका, ये रहा, मेमोरी एल्वेलाई में स्तन कोशिका में दुग्ध संश्लेषण करने वाली कोशिका होती है। दूध का संग्रह कोशिका की गुहा में होता है। जी, डबल स्टार। क्लियर। अगला देखें स्टूडेंट, कोशिका से स्तन नलिकाएं निकलती है। स्तन नलिकाएं क्या कहलाती है? मेमोरी ट्यूब्यूल। स्टूडेंट, जो है ना बात, मेमोरी ट्यूब्यूल वो निकलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट का निर्माण करती है। प्रत्येक पिंड से दूध को लैक्टिफेरस डक्ट लेकर आती है। इनकी कुल संख्या भी 15-20 होती है। ये सभी लैक्टिफेरस डक्ट पृथक छिद्र द्वारा निप्पल पर खुलती है। श्योर स्टूडेंट। निप्पल के चारों ओर एक वर्णयुक्त गोलाकार क्षेत्र होता है, जिसे एरियोला कहा जाता है। डबल स्टार। स्पर्श संवेदना बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। एरियोला इसका नाम होता है। निप्पल के चारों तरफ होता है ये एरिया। और अब स्टूडेंट, हम दूध का पाथ जो हमने बोला था, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट्स और निप्पल। डन। ब्रेस्ट की संरचना, तो स्तन ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण। स्तन ग्रंथि स्तनधारी का अभिलाक्षणिक गुण। स्तन ग्रंथि संयुक्त कूपिकाकार नलिकाकार ग्रंथि। स्तन ग्रंथि वसीय ऊतक व ग्रंथिलूतक की बनी। स्तन ग्रंथि 15 से 20 पिंडों की बनी हुई। स्तन ग्रंथि पर 4 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। डन। यस स्टूडेंट, हार्मोन भी पढ़ लिया हमने। देखिए आप सारे क्लियर। तो मैं मादा जनन तंत्र में पहले मादा जनन तंत्र पढ़ा, फिर बाह्य जननांग पढ़े मादा में, और फिर स्तन ग्रंथि। एनसीईआरटी में स्तन ग्रंथि का डायग्राम भी दिया हुआ है, हमने भी क्लियर कर लिया वो। ओके स्टूडेंट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हुआ। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा पहला टॉपिक क्या था याद करिए, जनन चक्र के क्रम। उसमें पहला था युग्मक जनन, यही था ना। उसके बाद था इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और फिर पार्चुरेशन, यानी कि स्टूडेंट युग्मक जनन, फिर विरहसेचन, फिर निषेचन, फिर आरोपण, ऐसा कुछ था ना, फिर गर्भावस्था काल और फिर प्रसव। तो अब हमने नर और मादा जनन तंत्र कंप्लीट कर लिए, एनसीईआरटी का पूरा सीक्वेंस। यहां तक का आपको पूरा एनसीईआरटी से एक एक शब्द पढ़ लेना है। अब हम पढ़ेंगे युग्मक जनन।
युग्मकों का निर्माण, और जननांगों में युग्मकों का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। हमारे पूरे शरीर में सदैव समसूत्री विभाजन है, सिर्फ युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड। डन। अगला स्टूडेंट, शुक्र जनन, अंड जनन, ये क्या होता है? शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। क्लियर? शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में, अंड जनन oogenesis। शुक्र जनन शुक्राणु निर्माण की क्रिया, अंड जनन अंडाणु निर्माण की क्रिया। शुक्र जनन स्टूडेंट वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और अंड जनन अंडाशय में होता है। एक जोरदार बात आपको बताता हूं, लड़के में शुक्राणु का निर्माण प्यूबर्टी स्टेज आने पर होता है, 12, 13, 14 साल की उम्र में, जबकि लड़की में अंड जनन का निर्माण स्टूडेंट भ्रूणावस्था में हो जाता है। जी हाँ, भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाता है, उसके अंडाशय में। जी हाँ, डबल स्टार, एक बार और। शुक्र जनन, अंड जनन, तो युग्मक जनन के प्रकार। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है चरण नंबर 1, गैमेटोजेनेसिस, और उसमें स्टार्ट करने जा रहा हूं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण की क्रिया, गैमेटोजेनेसिस। इसके दो भाग, शुक्र जनन और अंड जनन। स्टूडेंट ध्यान से, शुक्र जनन इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, यस स्टूडेंट, और अंड जनन इंग्लिश में oogenesis, डबल स्टार के साथ। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु निर्माण की क्रिया, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, और यह प्यूबर्टी अवस्था आने पर होती है, डबल स्टार। अंड जनन अंडाणु निर्माण की क्रिया, यह अंडाशय में होती है, और यह भ्रूणावस्था में प्रारंभ होती है। युग्मक जनन के दौरान समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। स्टूडेंट गैमेट के निर्माण हेतु जो विटामिन आवश्यक है वो ए और ई है। विटामिन ई और विटामिन ए अगर प्रचुर मात्रा में खाया जाता है तो युग्मकों का निर्माण बहुत अच्छा होता है। डन। स्टूडेंट युग्मक जनन की प्रक्रिया जो होती है इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में गुणन प्रावस्था कहलाती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है। दूसरा चरण वृद्धि प्रावस्था कहलाता है, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता, केवल आकार में वृद्धि होती है। और तीसरा चरण परिपक्वन प्रावस्था कहलाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहले हम शुक्र जनन को ले लेते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया कहाँ करनी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जन्निक उपकला में। याद करो, वृषण की शुक्र जनन नलिका में जन्निक उपकला, उसमें 2 प्रकार की कोशिका, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया जिसका नाम था, और सर्टोली सेल। कुछ याद भी है? इसमें से शुक्राणु कौन बनाएगा? सर्टोली सेल? नो, सर्टोली सेल तो परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देने का काम करेगी, मेल जर्म सेल। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट शुक्र जनन की घटना। देखिएगा, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं लिखता चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से इधर देखिए, पहले पूरा याद करना, फिर आपको ही बनाना है इसको कॉपी में। इधर देखिए, सबसे पहले मेल जर्म सेल जो द्विगुणित होती है, जन्निक उपकला में पाई जाती है। एफएसएच नाम का हार्मोन आता है, समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है उन घनाकार कोशिकाओं में, और बारंबार समसूत्री विभाजन करके जबरदस्त स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया बनती जाती है। इस पूरे चरण को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी हिंदी में स्टूडेंट में बात करूं तो गुणन प्रावस्था, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज। तो पहला चरण आया गुणन प्रावस्था। विभाजन कौन सा हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ, ये लीजिए मेरे बच्चों, श्योर स्टूडेंट। और उससे जो बनकर आया उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया रखा गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट? कुछ स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी हो गई। जी हाँ, विभाजन कुछ नहीं करा, बस आकार में बड़ी हो गई। जी हाँ, और उसकी वजह से स्टूडेंट आकार में जब वो बड़ी हो गई, रही वो द्विगुणी थी, गुणसूत्र वही रहे, विभाजन कुछ नहीं हुआ, वृद्धि करी बस, आकार में बढ़ी, तो प्रावस्था का नाम पड़ा ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वृद्धि प्रावस्था, अगली प्रावस्था, और इस बड़ी हुई गोलाकार कोशिका को नाम दिया गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टूडेंट। शानदार, डबल स्टार के साथ प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इसका नाम रखा गया स्टूडेंट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो स्पर्मेटोगोनिया से बनी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो है स्टूडेंट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है। पहले चरण में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो न्यूनकारी विभाजन होता है, जिसमें वो गुणसूत्र आधे कर देता है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन को स्टूडेंट। तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वो भी स्टूडेंट फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट स्टूडेंट, और उससे बनेगी दो अगुणित कोशिका। ये लीजिए स्टूडेंट, ये लीजिए दो अगुणित कोशिका, और उनका नाम पड़ेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टूडेंट। ये लीजिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसका नाम पड़ा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो पहली अगुणित कोशिका द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनकर आई। और इस स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जो न्यूनकारी विभाजन होता है, गुणसूत्र आधे कर देता है, तो अगुणित कोशिका बनी, नाम पड़ा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। अब प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री सेकंड होगा। श्योर, समझ में आ रहा है? अब हुआ अर्धसूत्री सेकंड, और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जो होता है वो हमेशा समसूत्री जैसा होता है लगभग। गुणसूत्रों की संख्या में कोई छेड़खानी नहीं होती है, वही रहते हैं। तो स्टूडेंट इससे बन जाएगी गोलाकार रचनाएं। ये लीजिए, या ये गोलाकार रचनाएं बन गई, और ये गोलाकार रचनाओं का नाम पड़ा स्पर्मेटेड शुक्राणुपूर्वी। स्पर्मेटेड शुक्राणुपूर्वी, ये पूरी प्रावस्था जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसे गुणन प्रावस्था बोलते, सॉरी परिपक्वन प्रावस्था बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज स्टूडेंट। ये लीजिए, या इसका नाम रखेंगे हम लोग परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था। तो स्टूडेंट्स मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज के बाद युग्मक जनन में 3 चरण, एक गुणन प्रावस्था, विभाजन कौन सा? समसूत्री। 2 वृद्धि प्रावस्था, विभाजन कौन सा? कोई नहीं, केवल विभाजन। 3 परिपक्वन प्रावस्था, विभाजन कौन सा? अर्धसूत्री। और फाइनल अभी रिजल्ट क्या आया? 4 स्पर्मेटेड बन गए, यानी मेल जर्म सेल में पूरा शुक्र जनन हुआ और 4 स्पर्मेटेड बन गए। अब सुनो स्टूडेंट, स्पर्मेटेड यानी शुक्राणु पूर्वी। ध्यान से सुनना, ये गोलाकार गेंदनुमा संरचना है, जो बड़े हैं, भारी हैं, अचल हैं, जबकि हमें चाहिए शुक्राणु। शुक्राणु गतिशील होता है, पूंछ युक्त होता है, हल्का होता है, उसे पूरा नर जनन मार्ग और मादा जनन मार्ग को में प्रवाह करना है स्टूडेंट। उसको पूंछ चाहिए, उसको गति चाहिए, उसको वजन कम करना है। ये किसी काम का नहीं है स्पर्मेटेड, ये तो अंडे की तरह गोल है, अगतिशील। तो क्या करे सर? तो भैया स्पर्मेटेड को स्पर्म में बदलो, अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटेड को पूंछ युक्त गतिशील हल्के वजन वाले शुक्राणु में बदलो। ये किया जाएगा काम, और प्रत्येक स्पर्मेटेड एक पूंछ युक्त शुक्राणु में इस तरीके से बदल जाएगा स्टूडेंट। ये पूंछ युक्त शुक्राणु, और ये बदल गया, ये रहा स्पर्म शुक्राणु, और उसमें बदल गया। स्पर्मेटेड के शुक्राणु में बदलने की घटना स्टूडेंट कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। दोबारा स्पर्मियोजेनेसिस ये कहलाती है स्टूडेंट। एक बार और आपको अच्छी तरह समझा दूं, ध्यान से सुनना। स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की घटना स्पर्मियोजेनेसिस, और अब आया फाइनल रिजल्ट। 4 शुक्राणु बन गए। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण हुआ है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बने हैं। 100 शुक्राणु बनाने हेतु 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट चाहिए। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु का निर्माण हुआ है। डन, तो शुक्राणु बन गया। ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है आज समझ में आया। स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटेड का स्पर्म में बदलना।
जी हाँ स्टूडेंट, शुक्राणु निर्माण की घटना ये है जिसमें स्पर्मेटेड स्पर्म में परिवर्तित होता है। इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है, केवल रूपांतरण हुआ है। क्लियर? डन। यानी मैंने आपको पूरा बताया शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। शुक्राणु के निर्माण की घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह घटना वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। मेल जर्म सेल इसको प्रारंभ करती है। एफएसएच हार्मोन चाहिए और उससे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। क्लियर? अब सुनना एक और बात स्टूडेंट, मेल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटेड बनने तक का प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अच्छा, तो देखना मैं आपको कुछ ले रहा हूं टॉपिक। पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये क्या होता है? जनिक उपकला में उपस्थित मेल जर्म सेल से अगुणित स्पर्मेटेड का बनना, वहां तक का। फिर स्पर्मेटेड से स्पर्म बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये ना शुक्राणु जनन। स्टार्ट। अगतिशील गोलाकार शुक्राणु स्पर्मेटेड से पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन स्टूडेंट स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस आप ऐसे लिखो इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। अब मेरी बात को सुनना, है ना। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, शुक्र जनन। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। आयना आयना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इज इक्वल टू शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? ये एक प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। डन। एक द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका से 2 शुक्राणु बनते हैं। डन। प्राथमिक शुक्राणु जनन मेल जर्म सेल द्विगुणित होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड और शुक्राणु अगुणित होते हैं। क्लियर? तो शुक्र जनन पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें आगे लेंगे स्टूडेंट। यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।